नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान। 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को आएगा नतीजा। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई सीट। केदारनाथ वासियों को उपचुनाव से पहले मिली सौगात। 48.36 करोड़ से बदलेगी विधानसभा की सूरत। बदहाल सड़कें होंगी बेहतर, विकास कार्यों को लगेंगे पंख। उत्तराखंड को मिले 250 से ज्यादा नए अधिकारी। सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने किया राज्य के विकास में योगदान देने का आह्वान। उत्तराखंड में थूक जिहाद के मामले में अध्यादेश लाने की तैयारी। एक्शन में है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर का। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। बता दें 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर मतदान होगा, यानी कि वोटिंग होगी। 23 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 30 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है। विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई थी ये सीट और इसके बाद उपचुनाव होने हैं। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है। बीजेपी के लिए नाक और साख की ये बात है। केदारनाथ सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर है। उपचुनाव में 90,540 मतदाता वोट करेंगे। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ को कई सौगात दे दी है, जिसमें बदहाल सड़कों की मरम्मत का काम भी शामिल है। आपको बता दें कि विकास खंड ऊखीमठ में मोटर मार्ग सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ 71 लाख की स्वीकृति दी गई है, जबकि विकास खंड अगस्त मुनि में सड़कों के सुधारीकरण के लिए 3 करोड़ 68 लाख की स्वीकृति दी है। केदार घाटी में चूँकि 31 तारीख को बड़ी आपदा वहाँ आई थी और उस आपदा के बाद बहुत स्थान क्षतिग्रस्त हो गए थे। लगभग 29 स्थानों पर सड़क मार्ग भूस्खलन की चपेट में आ गया था, पुल बह गए थे। अनेक प्रकार का जो आपदा में नुकसान होता है वो नुकसान हुआ था। हम उसका नवनिर्माण, पुनर्निर्माण और जो आपदा में नुकसान हुआ है उसकी जल्दी से जल्दी जो है स्थिति सामान्य हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और अनेक घोषणाएं जो उस क्षेत्र के लिए जरूरी हैं वो की है। मंगलवार को राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी विभागों में चयनित 250 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सख्त नकल विरोधी कानून की खूबी गिनाई। उन्होंने कहा कि आज पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। बता दें कि सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों से राज्य के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। संकल्प और अभियान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश भर के अंदर 10 लाख युवा नौजवानों को रोजगार देने का लक्ष्य लिया था, उसी कड़ी में उत्तराखंड के अंदर भी विभिन्न विभागों में जहां भी ये रिक्तियां खाली हैं उन सभी को भरने का अभियान चलाया है और इसमें लगभग 17,500 नौजवान युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी अभी तक मिल गई है। उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आज 289 लोगों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां मिली हैं और निश्चित रूप से इन नियुक्तियों के होने से हमारे शासन के काम में, विकास के कामों में जहां पर अधिकारियों की कमी है वो कमी पूरी होगी और तेज गति से हमारा विकास आगे बढ़ेगा। देखिए, कामयाबी तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी संघर्ष, और सभी जितने भी यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी हैं सभी ने काफ़ी मेहनत की है। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज तक मैं एक प्रवक्ता के रूप में शिक्षा विभाग में काम कर रही थी और आज एक अधिकारी के रूप में ही शिक्षा विभाग में आई हूँ। तो इसमें मैं जो ग्राउंड में मैंने समस्याएं देखी हैं, तो मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं उन समस्याओं को हल करूं और अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सही बनाने में अपना योगदान निभा सकूं। थूक जिहाद के मामले में सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने थूक जिहाद पर अध्यादेश लाने के संकेत दिए, जिससे साफ हो जाता है कि सीएम धामी थूक जिहाद फैलाने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। थूक जिहाद पर सीएम धामी की सख्ती। धामी सरकार ला सकती है अध्यादेश। थूक जिहाद फैलाने वालों पर हो सकता है कड़ा एक्शन। हाल ही में उत्तराखंड की कई जगहों से थूक जिहाद के मामले सामने आए।
समुदाय विशेष के लोगों ने खाने की चीजों में थूकने की घटना को अंजाम दिया। अब ऐसी घटनाओं पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कह डाली है। त्योहारी सीजन को देखते हुए गृह विभाग की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिस तरह से हाल में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, उसे लेकर जिला अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी का कहना है कि थूक जिहाद पर अध्यादेश लाने को लेकर कानूनी पहलुओं पर भी अध्ययन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खराबी है और शुद्ध खाना सभी को मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए, कोई बिना मिलावट के मिलना चाहिए। और थूक जिहाद जैसे जो जिस प्रकार से खाने को प्रदूषित करने का ये जो वीडियो आया है, ये बहुत ही ख़राब है। इससे केवल यही नहीं, पूरे देश दुनिया के अंदर इस प्रकार से लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैंने कहा कि थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न हो। अध्यादेश की तैयारी सर, उस पर हम सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। थूक जिहाद के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना भी ठीक नहीं। जो मानसिक रूप से रुग्ण हैं, नीच हैं, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरीके के खाने की चीज़ों में थूक करके, पीने की चीज़ों में थूक करके उसको पिलाने वाले लोग तो भगवान, खुदा, यीशु सबके द्रोही हैं। कोई उनको माफ़ नहीं करेगा, कोई धर्म ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर सकता है। तो ये उनको, ऐसे लोगों को जिहाद या दूसरे शब्द दे करके सम्मानित करना है, मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। या ये मानसिक अपराधी हैं, इनको कहीं ला करके ऐसे पागल खाने में जहाँ मानसिक रोगी रहते हैं, इनके लिए एक अलग सेल बना देना चाहिए। हाँ, वहाँ इनको डालना चाहिए जो इनका असली उपाय है। उसके बजाय वो राजनीतिक उपाय पे लगे हैं कि ताकि राजनीतिक फायदा हो जाए। थूक जिहाद को लेकर जहां धामी सरकार ने मुद्दा बनाते हुए अब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, तो वहीं अध्यादेश लाने का भी इशारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। ऐसे में देखना होगा कि धामी सरकार इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती नजर आती है। लोहाघाट में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है। बता दें कि सरकार ने सिंथेटिक ट्रैक के लिए अंतिम किश्त भी जारी कर दी है। लोहाघाट में स्पोर्ट्स स्टेडियम में करीब 6 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है। खेल की तरफ बढ़ रहे प्रदेश सरकार के इस कदम का खिलाड़ी भी स्वागत कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, धामी सरकार है, उनके बहुत बड़े पहल से न केवल पूरे प्रदेश में और हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए और स्पेशली हमारा जो लोहाघाट है और जो हमारा लोकल का जो यहाँ पे यूथ है, उसके लिए बहुत एक उपलब्धि कहूँगा मैं, क्योंकि इस समय खेलो इंडिया स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पहल से ही हमारे यहाँ पे लोहाघाट में ये चीज़ें स्टार्ट की गई है। और मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जो यूथ हैं, जो गांव के हैं, जो ग्रास रूट से अपने आप को एक डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है। लगभग 6 करोड़ की राशि इसमें जारी हुई है अभी। तो अभी इसमें आपका सिंथेटिक का कार्य होना है, उसके बाद मार्किंग का काम होगा, उसके बाद थोड़ी फिनिशिंग का काम होगा सर। अब हो गया अभी तक सर इसमें बिटवीन तक का कार्य हो चुका है। अभी तक बिटवीन स्लैब, ड्रेन, ये सब कार्य हो चुका है सर अभी तक। सर क्या कहेंगे? सर क्वालिटी काफ़ी मेंटेन करेगी वर्क की। अक्सर ही मंदिरों में भगवान पर चढ़ाए गए फूल मुरझाने के बाद इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, लेकिन आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि इन्हीं मुरझाए फूलों से कैसे अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाई जा रही है। मंदिरों के मुरझाए फूल महका रहे घर आंगन, मुरझाए फूलों से तैयार हो रही अगरबत्ती, वेस्ट फूलों का हो रहा रीयूज। अमूमन मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों को मुरझाने के बाद वेस्ट समझ लिया जाता है, लेकिन आज इन्हीं मुरझाए फूलों से अगरबत्ती और धूपबत्ती तैयार की जा रही है, जिससे घर और आंगन फिर से महक रहे हैं।
बद्रीनाथ सहित हरिद्वार और देहरादून के करीब 235 मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से देहरादून में केमिकल मुक्त सुगंधित धूप, अगरबत्ती और धूप स्टिक तैयार की जा रही है। देवभूमि टेम्पल फ्लावर रिप्रोसेसिंग प्रोजेक्ट से जुड़कर 14 महिलाएं सहित 18 लोग इस काम को कर रहे हैं। मई 2023 में बंजारावाला टी स्टेट स्थित भागीरथपुरम में प्रोजेक्ट का प्लांट तैयार किया गया था। प्रोजेक्ट के संस्थापक विकास उनियाल ने बताया कि धूप बत्ती तो हर जगह तैयार होती है और उसे बेचने के लिए कम से कम दाम का ऑफर भी दिया जाता है, लेकिन उसमें केमिकल इस्तेमाल होता है। इसी से उनके मन में केमिकल मुक्त धूप बत्ती तैयार करने का विचार आया कि जो भी फूल मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं अगले दिन उसको हम अपने प्लांट पर लेके आते हैं और उनसे जो है महिलाओं के द्वारा हम लोग जो है हर्बल धूप और अगरबत्ती अपनी जो है तैयार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फूल अब तक जो है फेंक दिया जा रहा था उससे एक तो पर्यावरण भी पॉल्यूटेड हो रहा था और उन फूलों का अनादर भी हो रहा था। तो हम लोगों ने जो ये प्लांट स्थापित किया देहरादून में, ये हमने इसी को देखते हुए किया कि जो भी फूल हमारा जो है फेंका जा रहा है, उसका अपमान हो रहा है, उसको हम लोग जो है दोबारा उसको रीयूज़ करें। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने भावना की स्थापना करी, जिसमें कि हम लोग अभी धूप, अगरबत्ती, कोन्स और हवन कप्स, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बनवा रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ और हरिद्वार के मंदिरों में चढ़ाए जाने के बाद फूलों को निजी वाहनों से और देहरादून के मंदिरों से फूल नगर निगम के वाहनों से बंजारावाला स्थित प्लांट में पहुंचाया जाता है। इसके बाद सभी कर्मचारी मिलकर इन फूलों से अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। शुरू में जब हम लोगों को ख्याल आया कि इस तरीके का काम हम लोगों को उत्तराखंड में करना चाहिए, तो मेरी पहली जो मुलाकात थी वो निस्बत, KVIB और नगर निगम में थी। तो नगर निगम ने हमको इस काम में जो है बहुत मदद करी है। उन्होंने स्पेशली एक गाड़ी प्रोवाइड करी है जो सारा फूल जो है इकट्ठा करके लेती है और हमारी प्रोसेसिंग यूनिट तक उसको लेके आती है। बद्रीनाथ से आने वाले फूलों में 80% तुलसी और अन्य फूल होते हैं। हरिद्वार से आने वाले फूलों में 70% गेंदा और 30% गुड़हल, कमल और गुलाब शामिल है। देखिए, देहरादून में लगभग हमारे पास अभी 190 मंदिरों से जो है फ्लावर आ रहा है और 34 से 35 मंदिरों से हमारे पास अभी हरिद्वार आ रहा है। और मई 2024 में हम लोगों ने बद्रीनाथ भी शुरू किया है। जो बद्रीनाथ में तुलसी अर्पित होती है बद्रीनाथ भगवान पर, उसको हम लोग लेते हैं, सुखाते हैं, उसका पाउडर फॉर्म करके अभी हम लोग जो तुलसी बना रहे हैं, तुलसी की स्टिक्स, वो हम सब उसी पाउडर से तैयार कर रहे हैं। बता दें कि ये प्रोजेक्ट 1 साल से चल रहा है और धूप अगरबत्ती का 27.70 लाख रुपए का कारोबार हो चुका है। इसके सभी उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। साथ ही केमिकल मुक्त धूप और अगरबत्ती की डिमांड लगातार बाजारों में बढ़ती जा रही है। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। आलम यह है कि मरीज को लाइन में खड़े होना पड़ रहा है और घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल बदलते मौसम के चलते सर्दी, नजला, जुकाम और वायरल फीवर से लोग परेशान हैं। वहीं दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक धनंजय डोभाल ने बताया कि सभी डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है कि तय वक्त यानी सुबह 9 बजे से मरीजों को वो देखें। उन्होंने मरीजों से अपील की है कि संक्रमण का लक्षण दिखाई देने पर ही फौरन डॉक्टर से सलाह लें। कुछ कारण है। एक तो ये है कि जो मौसम में एकदम से बदलाव हुआ है कि दिन के समय बहुत गर्मी है और सुबह और रात में देखें तो मौसम ठंडा हो जाता है, उसके चक्कर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा ये है कि इस समय फेस्टिवल टाइम है, OPD के दिन कम हुए हैं, जिसके बारे में सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो जो बचे दिन रह जाते हैं उसमें थोड़ी अतिरिक्त दबाव रहता है, लेकिन ये है कि सभी डॉक्टरों को, चिकित्सकों को बता दिया गया है कि उस समय बैठे 9 बजे से 3 बजे तक का हमारा टाइम है, उस दौरान वहाँ पर रहें, जिससे ताकि किसी भी तरह की अवस्था आगे न बढ़े। उधर रुद्रपुर के शुक्र बाजार में अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि बाजार क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने से नौजवानों पर गलत असर पड़ेगा। नाराज महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर DM से भी मुलाकात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंडरपास किए सर, हमें अंडरपास चाहिए, दारू का ठेका नहीं चाहिए। कहाँ दारू का ठेका खोला? शुक्र बाजार खोला गया, ओमेस के बैक साइड। उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है सर, हमारे घर से बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, हमारे बच्चे खेलते हैं, आना जाना मुश्किल हो रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेडीजों का ज्यादा आना जाना है उस रास्ते, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उस रास्ते कि क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा? कोई जिम्मेदारी ले सकता है सर उस रास्ते की?
हरिद्वार जेल से रामलीला मंचन के दौरान वानर बनकर भागने वाले कैदियों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। गढ़वाल आईजी किरण नगरियाल ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। उन्होंने बताया कि विशेष टीम ने सर्च अभियान चलाया हुआ है। इसके द्वारा क्योंकि थोड़ा सा देर से हमको सूचना मिली है, जैसे सुबह 6 बजे आए तो तत्काल एसएसपी हरिद्वार के द्वारा मुझे भी इंटीमेट किया गया और तत्काल हमारी टीम बना करके उनके जितने भी नियर डियर लोग हैं, हाइड आउट जहाँ भी हो सकता है, जहाँ वो रह सकता है, इस तरह के जगह में हमारे द्वारा चेकिंग वगैरह शुरू कर दी कि उनके घर में जाके देखा गया। तो रात्रि में एक जगह जो उनके परिचित है वहाँ आना ज्ञात हुआ, क्योंकि पुलिस के संज्ञान में था नहीं, लेकिन पुलिस अब जो टीम बना के उनके जहाँ भी है वहाँ गिरफ्तारी है तो प्रयास कर रही है। इवन कल ही मेरे द्वारा 50,000 का इनाम, दोनों पे 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है और लिखा पढ़ी में हमने मुख्यालय को भेज दिया। लक्सर में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है, इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। बता दें कि नई घटना हुसैरपुर गांव से सामने आई है, जहां चोरों ने ट्यूबवेल को निशाना बनाया। आरोपी ट्यूबवेल की मोटर और वायर साथ उड़ा ले गए। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में अब तक ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा घटना हो चुकी है। लगभग 10 मोटरें खुली हैं और मुबारकपुर में भी एक हफ्ता पहले 6 मोटरें खुली थी। पिछले साल भी लगातार 2 साल से मोटरें खुली है और पुलिस जो रात को गश्त भी करती है, लेकिन इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा नहीं हुआ तो हम गांव वाले सब मिलकर कोतवाली का घेराव करेंगे। हमें जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की मांग करते हैं और जल्दी से जल्द मतलब इसका खुलासा। बात लक्सर की कर लेते हैं, जहां तहसील प्रशासन की टीम ने खनन सामग्री से लदी 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया। मामले का खुलासा करते हुए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि जांच टीम ने 2 अलग-अलग जगह कार्रवाई करते हुए मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। उन्होंने कहा कि आगे भी ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई मेरे द्वारा भी हुई है और जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उनके द्वारा भी हुई है। टोटल 7 वाहन हैं जो पकड़े गए हैं और ये सारे के सारे मिट्टी के डंपर वो थे, क्या कह सकते हैं, ट्रॉली, मिट्टी की ट्रॉली थी और कुछ ये आपका कुआखेड़ा से उठाई जा रही थी। वहाँ भी हम पैमाइश करवा रहे हैं कि कहाँ से उठी है और एक आमखेड़ी रुड़की तहसील में पड़ता है, वहाँ से उठाई जा रही थी। तो उसको भी जो संबंधित तहसील है उनको हमने पहले भी सूचना दे रखी है, दोबारा भी सूचना देंगे और जहाँ पे भी डला है, जहाँ पे भी ये मिट्टी डल रही है वहाँ भी हम पैमाइश करेंगे। वहीं दिनेशपुर के जाफरपुर में 70 राउंड फायरिंग करने वाले 2 गुटों के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि दोनों गुटों के बीच विदेश भेजने को लेकर पैसों का लेन देन का मामला था। समझौता कराने के लिए पंचायत होनी थी, लेकिन उससे पहले 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। तारीख को लगभग 11:30 बजे रात को 2 गुटों में झगड़ा हुआ और उसके उपरांत दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 40 खोखे बरामद किए गए और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए, वो अस्पताल में भर्ती हुए। अगले दिन इसमें अपराध पंजीकृत हुआ, दोनों तरफ से 307 के अपराध पंजीकृत किए गए और उसमें कल रात को गिरफ्तारी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को आएगा नतीजा। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई सीट। केदारनाथ वासियों को उपचुनाव से पहले मिली सौगात, 48.36 करोड़ से बदलेगी विधानसभा की सूरत, बदहाल सड़कें होंगी बेहतर, विकास कार्यों को लगेंगे पंख। उत्तराखंड को मिले 250 से ज्यादा नए अधिकारी, सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री ने किया राज्य के विकास में योगदान देने का आह्वान। उत्तराखंड में थूक जिहाद के मामले में अध्यादेश लाने की तैयारी, एक्शन में है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग।